मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात करेंगे कैरिकुलम एडेप्टेशन का जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 6। और आई होप आपके जो पुराने पेपर हैं, मतलब प्रीवियस पेपर आपके जो हुए हैं अभी रिसेंटली स्पीच का, वो अच्छा गया होगा। पेपर आपके कैसे गए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक एक चीज़ों को इसमें भी पढ़ेंगे और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, जितना इम्पोर्टेंट होगा सारा कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें इसमें जानना है, हम क्योंकि हमारा ये पेपर ही आपका कैरिकुलम का है, तो हमें कैरिकुलम के विषय में जानना है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन आपको करना पड़ेगा, ये पाठ्यक्रम लिखा हुआ है लेकिन आप इसे पाठचर्या समझिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी आप समझिए कि ये पाठचर्या लिखा है, जैसे आप कैरिकुलम कहते हैं ना, तो वो कैरिकुलम है। तो कैरिकुलम क्या है? विद्यालय द्वारा निर्धारित एक व्यवस्थित प्रक्रिया, एक ऐसी योजना जिसमें हम विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, आवृत्तियों और मूल्यों को प्रदान करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। ये केवल विषयों की सूची नहीं होती बल्कि समग्र शैक्षिक अनुभव होते हैं। बहुत शॉर्ट भाषा में मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में आप ऐसा समझिए कि विद्यालय की समस्त गतिविधियां जो होती हैं, जो चाहे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए करें, चाहे हम बच्चे को कोई कौशल सिखाने के लिए करें, चाहे बच्चे को हम किसी प्रकार के मूल्यों का डेवलपमेंट के लिए करें, तो वो सारी गतिविधियां जो होती हैं, चाहे वो अनुशासन हो किसी प्रकार का, समस्त गतिविधियां जो विद्यालय की होती हैं, वो समस्त गतिविधियां, वो समस्त शैक्षिक अनुभव आपके क्या होते हैं? कैरिकुलम होते हैं, जिसे हम पाठचर्या कहते हैं। तो पाठ्यक्रम लिखा है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अभी आपको इसको पाठचर्या पढ़ के चलना है। अब हम बात करते हैं पाठचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करिए। जैसे जब हम ये आपका जो है टाइप किया जाता है, तो इसको जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, तो हिंदी में कन्वर्ट करते वक्त जब कैरिकुलम की हिंदी कई जगह पे पाठ्यक्रम और कई जगह पे पाठचर्या दे देता है, लेकिन एक्चुअल में जो कैरिकुलम होता है उसको हम पाठचर्या कहते हैं, और जो आपका सिलेबस होता है उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस और कैरिकुलम में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अभी आप जो यहाँ पर लिखा गया है उसको ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम लिखा गया है उसे आप पाठचर्या समझेंगे, उसको आप कैरिकुलम समझेंगे। मैं आपको कैरिकुलम के विषय में बता रही हूँ। तो कैरिकुलम निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर हम कैरिकुलम बनाते हैं, वो आपको जानना है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ भी डिक्टो चेंज नहीं होगा। आपसे पूछेगा बताओ कैरिकुलम क्या है, आपसे पूछेगा बताओ कैरिकुलम के सिद्धांत क्या है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो जब हम कैरिकुलम बनाते हैं तो हम कुछ नियम ध्यान रखते हैं। जैसे हम कोई भी खेल स्टार्ट करते हैं तो उस खेल के कुछ नियम होते हैं कि इस तरह से हम इस खेल को पूरा तरीके से करेंगे। तो ऐसे ही जब कैरिकुलम बनाया जाता है तो उसके लिए भी कुछ नियम बनते हैं कि हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि हमारा जो कैरिकुलम है वो बेहतर बने। सबसे पहले हम बाल केंद्रितता के ऊपर ध्यान रखते हैं। बाल केंद्रित का मतलब है, क्योंकि हम एक बालक के लिए कैरिकुलम बनाते हैं, बच्चों के लिए ही तो बनाया जाता है कैरिकुलम, तो उस कैरिकुलम जब हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों की रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। ओवरऑल हम बच्चे के पूरे डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके ही कैरिकुलम बनाएंगे। जैसे अगर हम क्लास 2 के लिए कोई कैरिकुलम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें हम आइंस्टीन के फार्मूले ऐड कर देंगे। जो हम बच्चों के लिए बता रहे हैं, उनके मान लीजिए शैक्षिक कैरिकुलम हम बना रहे हैं, तो हम वहाँ पे जो हम समाकलन अवकलन पढ़ते हैं वो हम ऐड नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, उस आधार पर हम बच्चे का कैरिकुलम बनाएंगे। तो पहला सिद्धांत यही कहता है कि हमें बच्चे को ध्यान में रखना है, बाल केंद्रित अप्रोच अपनानी है। दूसरा है उपयोगिता का ध्यान रखना है कि बच्चे के जीवन में हम जो कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हैं वो आगे चलकर उसको यूज आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि जैसे आप मान लीजिए छोटा सा बच्चा है और आप उसको अभी से जो है कोई ऐसी चीज़ सिखा, जैसे मान लीजिए उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है और आप उसको जो है वो सिलाई करना सिखा रहे हो, क्योंकि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है, वो आगे क्रिकेट में अच्छा कर सकता है, उसके अंदर क्षमता क्रिकेट की है। तो ऐसे कैरिकुलम ना बनाया जाए जो बच्चे के लिए उपयोगी ना हो, जो बच्चे के लिए रेलिवेंट हो, बच्चे के लिए उपयोगी हो, वैसा ही कैरिकुलम बनाया जाए जो बच्चे की नींव को आगे बढ़ाता चला जाए। सामाजिकता का ध्यान रखें, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कैरिकुलम हो, बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कैरिकुलम हो, ऐसा कैरिकुलम बनाना चाहिए। मतलब जैसे आप समझिए कि एक हिंदी भाषी राज्य है और वहाँ पर मैं तमिल का सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाऊँ, तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो तमिल लैंग्वेज है वो बाहर उसके लिए यूजफुल हो सकती है, लेकिन समाज के हिसाब से अभी उसके लिए वो लैंग्वेज उतनी जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो जैसा समाज है, जैसा समाज के मूल्य हैं, उस आधार पर हमें क्या करना है, समाज की आवश्यकता के हिसाब से ही हमें जो है कैरिकुलम बनाना है।
हमें लचीलापन रखना है, ज़रूरत पड़ने पर हम अपने कैरिकुलम में चेंज ला सके, इस तरह के कैरिकुलम को हमें बनाना है। कैरिकुलम में ध्यान रखना है कि समय समय पर बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हमेशा कैरिकुलम को अपडेट करना पड़ेगा। तो कैरिकुलम में ऐसे ही बनाना चाहिए कि कभी भी अगर हमें अपडेट करना पड़े तो उसके लिए कैरिकुलम पूरी तरह से प्रिपेयर हो। जैसे आप मान लीजिए कि कोई नियम बना रहे हैं कि बच्चे जो है वो 6 बजे जो है विद्यालय आएंगे, तो ये नियम हो सकता है गर्मी के महीने में आपके लिए ठीक हो, लेकिन जब वही ठंडी का महीना होगा तो वो 6 बजे बच्चों का उठ करके आना जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने जो कैरिकुलम बना रखा है उसमें आपको समय समय पर जो चेंज करना पड़ेगा उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से बदलाव के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा कैरिकुलम बनाएं, कोई स्ट्रिक्ट कैरिकुलम नहीं होना चाहिए। और बच्चे के अनुभव मतलब जहाँ पर बच्चा कर करके ज़्यादा सीख सके, बच्चा खेल विधि के माध्यम से सीख सके, इस तरह से कैरिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। मतलब अगर सोचिए अगर आप सारे विषय को हार्ड ही रख देंगे, ये सारे टॉपिक हार्ड ही रख देंगे तो बच्चे को एंजॉय करने का उतना मौका नहीं मिलेगा। या अगर आप सारे थ्योरेटिकल ही टॉपिक रख लेंगे, प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो बच्चे को वहाँ पर खुद से करके सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा कैरिकुलम बनाना है जहाँ पर बच्चे के अनुभवों को महत्व दी जा सके, बच्चे की क्षमता को महत्व दिया जा सके, समाज के हिसाब से कैरिकुलम हो, कैरिकुलम ऐसा हो जो जीवन में उपयोगी हो, और कैरिकुलम ऐसा है जहाँ पर लचीलापन हो कि इस परिस्थितियों के हिसाब से उसमें चेंज लाया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अगर ये पाठ्यक्रम लिख दिया है तो ये आपका पाठचर्या है, जो सिलेबस लिखा है वो पाठ्यक्रम है। चलिए पढ़ते हैं। अभी मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगी, इसको बाद में पढ़ते हैं। अभी यहाँ से पढ़ते हैं कि सिलेबस और कैरिकुलम में क्या डिफरेंस है। जब आप ये समझ जाएंगे ना तो फिर मेरे लिए आगे पढ़ाना आपको आसान हो जाएगा। सिलेबस जिसे अगर हम बात करते हैं तो हम इसे पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम कहते हैं, और कैरिकुलम जिसे हम पाठचर्या कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर है, आप अभी यहाँ से समझिए। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस होता है कि एक विषय में क्या क्या पढ़ाया जाए इसकी सूची या विवरण। जैसे आपका एक सब्जेक्ट है कैरिकुलम, इस कैरिकुलम सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ेंगे उसकी सूची आपको दी गई है कि इसमें 5 यूनिट पढ़ना है, हर एक यूनिट में एक आपको सब टॉपिक भी दिए गए हैं। ये आपका सिलेबस है। और कैरिकुलम क्या होता है? पूरी शिक्षण व्यवस्था की योजना, कि आप जो आपको विषय पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन कैसे होगा, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटियाँ जो है आपके विद्यालय में शामिल की जाएंगी, उन सब का सम्मिलित रूप जो होता है वो कैरिकुलम होता है। तो कैरिकुलम एक ब्रॉड होता है और सिलेबस उस कैरिकुलम का एक छोटा सा अंश होता है। ठीक है, जैसे आपका ये कैरिकुलम हो गया और इसका छोटा सा भाग होता है आपका सिलेबस। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की बात करते हैं तो ये किसी विषय की पढ़ाई जाने वाली सामग्री की सूची होती है, कि आपको कोई विषय पढ़ाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे उसकी सूची जो होती है वो आपका सिलेबस होती है। और कैरिकुलम होता है पूरी शिक्षा की व्यापक योजना और संरचना, कि पूरे साल भर में आप क्या क्या एक्टिविटियाँ करेंगे, क्या क्या आप पढ़ेंगे, कौन कौन से नाटकों में आप भाग लेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाएगी, मूल्यांकन का तरीका क्या होगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, सब कुछ इन्वॉल्व रहता है आपका कैरिकुलम में। दायरा यहाँ पर सीमित होता है क्योंकि ये विषयगत सीमित होता है। जैसे आपको 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट में आपको टॉपिक दिए गए तो वो लिमिटेड है आपके लिए, लेकिन इसका क्षेत्र व्यापक होता है ये, क्योंकि ये पूरी शिक्षण प्रक्रिया को अपने आप में इंक्लूड करता है। तो इसका क्षेत्र, कैरिकुलम का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि सिलेबस का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। यहाँ पर आप सीखते हैं कि क्या पढ़ाया जाए, मतलब जो आपका सिलेबस है वो आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, ये बताता है सिर्फ। लेकिन जो आपका कैरिकुलम होता है वो आपको बताता है क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसे पढ़ना है और कब कब कौन सी चीज़ें पढ़नी है। मतलब ओवरऑल एक्टिविटियाँ जो है वो आपके कैरिकुलम में जाएंगी, और बहुत लिमिटेड एक्टिविटियाँ जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी पठन से जुड़ी होंगी वो आपके किस में जाएंगी, सिलेबस में जाएंगी। इसके घटक की बात करते हैं तो इसमें कंपोनेंट जो जो आते हैं, जैसे आपके अध्याय होते हैं, अध्याय के अंतर्गत आपके कुछ टॉपिक दिए होते हैं। तो यहाँ अध्याय होता है, अध्याय में कुछ टॉपिक होते हैं, पाठ्य सामग्री होती है, इकाइयाँ होती हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं, तो इनसे जोड़ करके हम सिलेबस में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य डिसाइड होता है, विषय भी होता है। मैंने आपको बताया ना, जो सिलेबस होता है वो ब्रॉड है और उस सिलेबस के अंतर्गत आपका क्या आता है, जो कैरिकुलम होता है वो ब्रॉड होता है और उस कैरिकुलम के अंतर्गत आपका सिलेबस होता है। तो यहाँ पर जब हम कैरिकुलम की बात कर रहे हैं तो हम विषयों को भी इंक्लूड करते हैं, उनके पढ़ाने के तरीकों को भी इंक्लूड करते हैं, उनमें यूज होने वाली जो सामग्रियाँ हैं पठन
पाठन में, वो भी हम यूज करते हैं। मूल्यांकन का जो तरीका है वो भी इसमें आती है। अगर कोई अदर कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे साइंस एग्जीबिशन वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ आपका किस में आता है, कैरिकुलम में आता है। तो किसी विषय की अध्ययन सामग्री को स्पष्ट करना, ये उद्देश्य होता है आपका किसका, सिलेबस का। और छात्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य होता है आपके कैरिकुलम का। इसमें विषय विशेषज्ञ जो होते हैं, शिक्षक बोर्ड या विश्वविद्यालय के स्तर पर जो तय किया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे RCI के द्वारा तय किया गया कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा, दर्शन, समाज की आवश्यकताएं, मनोविज्ञान और छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के तय किया जाता है। जो अगर हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चे के हिसाब से क्या फिट है, परिस्थितियों के हिसाब से क्या फिट है, फिर हम उन चीज़ों को यहाँ पर कैरिकुलम में सेट करते हैं। लेकिन सिलेबस में क्या होता है कि विषय विशेषज्ञ ये सोचता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाएं कि ये जो बच्चा है वो आगे अपने भविष्य के लिए तैयार हो जाए, तो उसके लिए जो है यहाँ पर बनाया जाता है। इसमें बदलाव की प्रवृत्ति, समय समय पर ज़रूरत के अनुसार थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है। और यहाँ पर लंबे समय के अंतराल पर व्यापक विचार और नीति के आधार पर जो चीज़ें हैं वो संशोधित की जाती हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे कक्षा 10 का गणित है, जैसे आपका आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपका कैरिकुलम का पेपर है, तो कैरिकुलम के पेपर में 5 यूनिट है, लिमिटेड है, और इसमें सब कुछ टॉपिक दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। किसका भाग है, तो ये कैरिकुलम का एक हिस्सा होता है। मैंने आपको बताया है कि जो सिलेबस है वो कैरिकुलम का एक हिस्सा होता है, और कैरिकुलम में सिलेबस जो है वो शामिल होता है। तो जो कैरिकुलम है वो बड़ा होता है, व्यापक होता है, जो सिलेबस है वो सीमित होता है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो आपके सिलेबस में दिया है बस उतना बताया जा रहा है आपको। एक आपका होता है आवश्यकता आधारित, जहाँ पर हम समाज या व्यक्तियों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कैरिकुलम है वो बनाते हैं। और एक होता है कौशल आधारित। कौशल आधारित का मतलब होता है जहाँ पर जैसे हम बच्चों को कोई स्किल सिखा रहे हों, तो उस तरह का जो कैरिकुलम बनाया जाए। जैसे अब मैं कहूँगी कि आपका जो मतलब जो आपका कैरिकुलम बना है वो कौशल आधारित है। क्यों? क्योंकि वो आपको स्किल सिखा रहा है कि आगे चलकर आप बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, दिव्यांग बच्चों को, उनको समझने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है। तो आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है, जैसे आपको आवश्यकता आधारित कैरिकुलम होता है, जैसे आपको छोटी कक्षाओं में जो सिलेबस वगैरह पढ़ाए जाते हैं वो आपको ज्ञान देने के लिए पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप भविष्य के लिए तैयार हों। लेकिन जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आप टीचिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आपके अंदर दक्षता के लिए पढ़ाया जा रहे हैं कि आप चीज़ों के में दक्ष हो जाए, बेहतर तरीके से समझ पाए उन चीज़ों को। तो ये दो आप एग्जाम्पल में रख सकते हैं। तो ये दो प्रकार के कैरिकुलम आपके सिलेबस में दिए गए थे, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है आपका पाठ्यक्रम योजना के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप एक पाठ्यक्रम बनाते हैं तो आप उनमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन बच्चों को पढ़ाना है और उसका क्या उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। फिर हम चयन करते हैं विषय वस्तुओं का कि हमने डिसाइड किया कि हमें क्लास 5th के बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। फिर हम सोचेंगे क्लास 5th के बच्चों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए, कौन से विषय ऐड करने चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम शिक्षण विधियों का चयन करते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए जा सकते हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड हम वहाँ पर यूज करेंगे। फिर हम अधिगम अनुभवों का चयन करते हैं कि बच्चों को कैसे कैसे अनुभव जो है वो देने चाहिए यहाँ पर। उसके बाद हम मूल्यांकन की योजना बनाते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, पाठ्यक्रम का जो पाठचर्या है उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे वो हमने जैसे सारी चीज़ें डिसाइड कर ली कि हाँ ये मूल्यांकन का तरीका होगा, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ प्रॉपर तैयार है। तो फिर हम देखते हैं कि इसका किस तरीके से इसको लागू किया जा सकता है, जो हमने योजना बनाई है उसको आप लागू कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। और लास्ट में हम जो हमारी पाठचर्या है उसका मूल्यांकन करते हैं। या छोटी जनसंख्या पर मान लीजिए हमने अप्लाई किया कुछ समय के लिए, हमने देखा कि हाँ ये फिट बैठ रहा है, तो फिर उसमें कोई सुधार नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है फिर तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो ये जब हम पाठचर्या बनाते हैं तो ये कुछ स्टेप होते हैं जो हम फॉलो करते हैं।
आपसे पूछा जा सकता है प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के उदाहरण दीजिए। तो प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ क्या होती हैं? जहाँ पर व्याख्यान विधि मतलब ज्ञान प्रदान करने हेतु, प्रदर्शन विधि विचार विमर्श और प्रश्नोत्तर विधि मतलब जहाँ पर ऐसी विधियाँ शामिल हो जो बच्चे को सक्रिय रूप से चीज़ों को समझने में मदद कर सके, ऐसे शिक्षण विधियों को हम प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ या प्रभावी शिक्षण विधियाँ कहते हैं। मतलब पढ़ाने का ऐसा तरीका, ज्ञान देने का ऐसा तरीका, समझाने का ऐसा तरीका हो कि टीचर कोई भी मेथड अपनाए, चाहे वो लेक्चर मेथड अपनाए, चाहे प्रदर्शन विधि अपनाए, विचार विमर्श करके सब चीज़ों को समझाए, बेहतर तरीके से बच्चे को चीज़ें जो है वो समझ में आए, तो वो शिक्षण विधि प्रभावी शिक्षण विधि कही जाती है। अगला है आपका, अगर आप किसी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बता दिया ना कि मैं यहाँ पे पाठ्यक्रम भले बोल रही हूँ लेकिन आपको इसे यहाँ पर पाठचर्या ही समझनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा चीज़ों को समझना। तो जब हम पाठचर्या बनाते हैं बच्चे के लिए, तो हम जैसे दिव्यांग बच्चे के लिए बना रहे हैं क्योंकि वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्र, चार्ट, वीडियो, सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। चीज़ें स्पष्ट हों, संक्षिप्त रूप से वो निर्देश देने वाली हो, धीमी गति से हमें शिक्षण करना चाहिए। मतलब जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो वहाँ पर वो स्पीड जो है वो धीमा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, आप चीज़ों को सुन पा रहे हैं तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि मैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो शॉर्ट बच्चा है, वो नहीं सुन पा रहा है, टीचर सामने उसको पढ़ा रहा है, अगर वो बहुत फास्ट पढ़ाए, क्योंकि बच्चे लिप रीडिंग करते हैं, साथ ही साथ चेहरे के हाव भाव को जो है वो देखते हैं, टीचर के हाथ मूवमेंट, जो हाथ का मूवमेंट होता है उसे देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ाना इन चीज़ों बच्चों की समझ में नहीं आएगा। दोहराव पर ध्यान देना चाहिए कि बार बार चीज़ों को रिपीटेशन के साथ पढ़ाएं ताकि बच्चे को चीज़ें समझ में आ जाए। साथ ही उनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार जो है वो हमें पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। अगर हम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं जो कि हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो इनके लिए हम पाठ्यक्रम में क्या क्या अनुकूलन कर सकते हैं। अनुकूलन का मतलब है परिवर्तन करना। जैसे आपने एक पाठ्यक्रम बनाया जो सभी बच्चों के लिए आपने बना दिया है कि कोई भी बच्चा आएगा इस पाठ्यक्रम को पढ़ेगा। जैसे आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप कैरिकुलम का सिलेबस सभी के लिए सेम है, कोई भी पढ़ेगा कैरिकुलम। अगर वो DED या चाई से कर रहा है तो उसको यही सिलेबस पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अगर कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा पढ़ रहा है तो क्योंकि वो अगर ये सिलेबस नहीं पढ़ रहा है तो इस सिलेबस में उस बच्चे के हिसाब से अगर हम कोई परिवर्तन ला देते हैं तो वो पाठ्यक्रम अनुकूलन है। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, यही आपसे पूछा है। पहला, आप दृश्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे समझ नहीं पाते। तो ऐसे में जब आप बच्चों को कैरिकुलम मतलब जो उनका सिलेबस है वो आप उनको पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चित्रों का इस्तेमाल, चार्टों का इस्तेमाल, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल, वीडियो का उपयोग करें। जो वीडियो वगैरह है वो आप दिखाएं ताकि बच्चों को जो अवधारणाएँ हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। दूसरा, हम लिखित और सांकेतिक भाषा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे सुन नहीं सकते लेकिन लिखी गई चीज़ों को वो समझ सकते हैं, साथ ही साथ जो साइन लैंग्वेज है उसे वो समझ सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके हम अपने संचार के लिए इन चीज़ों को अपना सकते हैं। बाकी बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं बच्चों के लिए कैरिकुलम एडेप्टेशन के। तो ये कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे वन वर्ड में आपसे जो पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, तो पाठ्यक्रम क्या है? एक पाथ होता है जिस पर चलकर बच्चा अपना भविष्य निर्माण करता है या अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होगी? तो वो बाल केंद्रित होगा, उसमें लचीलापन होगा, उसमें ऐसा गुण होगा कि वो जीवन के लिए उपयोगी होगी, समाज के अनुरूप होगी, बच्चे के हिसाब से होगी, इस तरह से। क्या पाठ्यक्रम और पाठचर्या एक ही है? तो आप बताएंगे कि नहीं, पाठ्यक्रम और पाठचर्या एक नहीं होती है। पाठचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है और पाठ्यक्रम का क्षेत्र सीमित होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे। जो आपको बताया जा रहा है आप उन्हें सुनिए। पाठचर्या और पाठ्यक्रम, पाठचर्या कैरिकुलम को कहते हैं और पाठ्यक्रम हम सिलेबस को कहते हैं। बहुत बार आप बहुत जगह पढ़ेंगे, आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि आपने जो सिलेबस लिख रखा है उसे वहाँ पर पाठचर्या लिखा है, उसका हिंदी मीनिंग पाठचर्या लिखा है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कैरिकुलम का मतलब होता है पाठचर्या जिसमें विद्यालय की सारी गतिविधि आती है। सिलेबस का मतलब होता है आपका पाठ्यक्रम जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सीमित गतिविधियां आती हैं। जो विषयगत चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपका सिलेबस है। जो ओवरऑल एक्टिविटी आप अपने स्कूल में देखते हैं, चाहे उसमें नाटक गायन संबंधित हो, चाहे शैक्षिक से संबंधित हो, चाहे आपकी किसी प्रकार के अनुशासन से संबंधित हो, वो सारी गतिविधियां आपके कैरिकुलम का हिस्सा हैं। तो कैरिकुलम और जो आपका सिलेबस होता है वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
शोर बाधित बच्चों के लिए कौन सी इंद्रियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पाते तो देखने की क्षमता ही उनकी के लिए सारा काम करती हैं। पाठ्यक्रम योजना का पहला कदम क्या होता है? तो पाठ्यक्रम योजना जब भी हम बनाते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होता है कि हम क्या करेंगे? पाठ्यक्रम योजना में पहला कदम होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि हम बच्चों के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को लेकर के आगे बढ़ेंगे, फिर उस हिसाब से ही हम जो सामग्रियाँ होंगी उनका चयन करेंगे। ये आपका पहला स्टेप होता है कि हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। बाकी मैं फिर से कह रही हूँ कि आप ये नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ से एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको पढ़ना है पाठचर्या अनुकूलन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि हर सिलेबस, जैसे एक सिलेबस आपको दे दिया गया कैरिकुलम का, तो अब इसे जो बच्चा अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है वो भी पढ़ रहा है, और कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहा है, तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें 5 यूनिट दिया गया है और इतने सारे टॉपिक हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ना कुछ बच्चों के लिए ये उतना यूजफुल ना हो, या कुछ बच्चे इसको बहुत अच्छे समझ ना पाएँ। जैसे कोई मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा अगर वो डिप्लोमा कर रहा है एचआई से, तो फिर वो इस सिलेबस को तो नहीं समझ पाएगा ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जब हम बच्चों के हिसाब से, जैसे हम हियरिंग एम्पायरमेंट के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही जब हियरिंग एम्पायरमेंट बच्चों के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो मौजूद पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव या संशोधन कर देते हैं। तो यही होता है पाठचर्या अनुकूलन। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि हर बच्चे को हम बेहतर तरीके से सिखा सके, उसकी आवश्यकता के अनुसार सिखा सके और सभी को सीखने का समान अवसर दे सके। यही उद्देश्य होता है पाठचर्या अनुकूलन की। अगर मैं आपको शुरुआत में ही एक बहुत हार्ड सिलेबस दे दूं, तो फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे पढ़ाई से मतलब ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप उस विषयगत चीज़ को पढ़ना छोड़ देंगे। तो इन सब समस्याओं से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से जहाँ पर ज़रूरत जैसी होती है, हम सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। वो आपका कहलाता है पाठचर्या अनुकूलन। इसके अर्थ या उद्देश्य मैंने आपको अर्थ बता ही दिए, पाठचर्या अनुकूलन क्या होती है। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है कि सबको सीखने का समान अवसर मिल सके। जो बच्चे हार्ड सिलेबस की वजह से नहीं सीख पा रहे हैं वो भी सीख पाए, या हार्ड कैरिकुलम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर पाए। अब मैंने आपको बताया ना, कैरिकुलम के अंतर्गत सभी एक्टिविटियाँ आती हैं। तो हमारे अगर सिलेबस में कोई कमी है, बच्चों के हिसाब से नहीं है, तो उसे चेंज करेंगे। हमारा जो अनुशासन का तरीका है उसमें कोई कमी है, उसमें चेंज करेंगे। विद्यालय की इन्वायरमेंट में कोई कमी है तो उसको चेंज करेंगे। तो ओवरऑल एक्टिविटियों को जब हम बच्चे के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, तो वो कहलाता है आपका कैरिकुलम एडेप्टेशन। और इसका उद्देश्य यही होता है कि सबको समान अवसर जो है वो सीखने का मिल पाए, सर्वांगीण विकास हो सके, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जो है वो बना रहे। इसीलिए हम जो कैरिकुलम है उसमें परिवर्तन लाते हैं। हम इसमें कौन कौन से नियम का पालन करते हैं, जैसे अगर हम कैरिकुलम एडेप्टेशन करने जा रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे कि हमारा कैरिकुलम एडेप्टेशन बेहतर हो। तो सबसे पहले हमें व्यक्तिगत ध्यान रखना है, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड जो बच्चे की एबिलिटी है उस पर काम करना है। हमें बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही कैरिकुलम जो उसमें परिवर्तन लाना है वो हम लाएंगे। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो सीढ़ियों से नहीं चढ़ पा रहा है, मतलब ऊपर उसकी क्लासेस बनी हुई है और वो सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकता है, तो उसके लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था करना, ये आपका कैरिकुलम में एडेप्टेशन कहलाएगा कि आपने क्या किया है, उसके हिसाब से चीज़ों को अरेंज किया है व्यक्तिगत तौर से। या फिर कोई बच्चा है मेंटल रिटार्डेशन नहीं समझ पा रहा है, तो आपने उसके लिए 4 यूनिट कर दिया, या 3 यूनिट कर दिया, 2 यूनिट कर दिया, या सब यूनिट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लिए, बाकी टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, या फिर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, आपने उसे छोड़ दिया। तो ये सब बच्चे के हिसाब से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार के हमारे पास बच्चे हैं, उस हिसाब से कैरिकुलम में परिवर्तन करें। दूसरा है समावेशन। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकीकृत जो किया जाता है वो समावेशन होता है। और हमें समावेशिता का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कैरिकुलम को अडेप्टेशन कर रहे हो, कि बच्चे के नीड के हिसाब से चीज़ें अरेंज की जाएं। लचीलापन हो, मैंने आपको बताया कि समय परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों में हम परिवर्तन ला सके, ऐसा कैरिकुलम हम बनाएं। साथ ही साथ सहभागिता हो, सीखने की प्रक्रिया में हर बच्चे का सक्रिय रूप से भागीदारी हो सके। कुछ इन सब बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आपने कुछ विधियाँ दी गई है, मैं आपको ओवरऑल सिलेबस आपका रिवीजन करवा रही हूँ। बहुत शॉर्ट में रिवीजन है, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ, बट बहुत शॉर्ट में आप सारी चीज़ों को मेरे साथ रिवीजन कर ले जाएंगे। आपने दिया है मारिया मोंटेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि। मैं एक बार सिलेबस आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या टॉपिक है। टॉपिक है कि पूर्व विद्यालय, जो प्राथमिक स्तर का विद्यालय होता है, उसमें जब हम पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं तो उसमें मोंटेसरी और किंडरगार्टन 2 आपकी ऑब्लिक में विधि दी गई है। तो ये क्या होता है, जैसे आप जानते हैं प्रारंभिक स्तर पर जब हम
बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी शारीरिक दक्षता और उनकी मानसिक आयु के हिसाब से हमें चीज़ों को उनको पढ़ाना रहता है। तो हम किसी ऐसी विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो बच्चे को समझ में ना आए। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम उनको सीधा मैथ के जो तरीके हैं वो सिखाना स्टार्ट कर दें, हम उनको टेलम वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ऐसा नहीं कर सकते। हम उनको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता सकते किसी चीज़ का, हमें उन्हें सीखने का मौका देना पड़ेगा, हमें उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को समझाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण विधियाँ आपके सिलेबस में दी गई हैं। पहला है आपका मॉन्टेसरी, दूसरा है किंडरगार्टन विधि। दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कैसे ये काम करती हैं, बस इनके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी आप रखेंगे। मरिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी है और किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। किंडरगार्टन जो आपका मरिया मॉन्टेसरी विधि है, उनकी मुख्य विशेषताएं थी, वो कहती हैं कि स्वनिर्देशित शिक्षा हो, मतलब बच्चा स्वयं से ही अपने आप को निर्देशित करता हुआ चीज़ों को सीखे। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बाल केंद्रित विधियां हैं जो बच्चे को उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से खेलने पर जो है वो बल देती हैं। मरिया मॉन्टेसरी विधि में संवेदी प्रशिक्षण पर बल दिया गया है कि बच्चे की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके उन्हें सीखने का मौका दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप फल के विषय में बताना चाहते हैं तो अलग अलग फल के स्वाद क्या होते हैं आप उन्हें चखने के लिए दें, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उन्हें देखने के लिए दें, उन्हें सूंघने के लिए दें, उन्हें चखने के लिए वो चीज़ें दें। तो इन सब चीज़ों की विधि, मतलब उनका जो संवेदी अंग है उनके प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को चीज़ें सिखाई जाए। बच्चों को एक ऐसा वातावरण दिया जाए जहाँ पर बच्चा खुद से करके जो है चीज़ों को सीख ले। वहीं किंडरगार्टन विधि की बात करते हैं तो जो आपका फ्रोबेल ने दिया है, तो वहाँ पर वो खेल आधारित शिक्षा की बात करते हैं कि बच्चों को खेल खेल में चीज़ों को जो है वो सिखाई जाए। सामाजिक संपर्क बच्चों को दिया जाए, समूह एक्टिविटियां, बच्चे जो आपकी उनके साथ और बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ एक्टिविटियां कराई जाएं और बच्चों को बेहतर तरीके से जो एजुकेशन है एक स्वतंत्र वातावरण में दिया जाए। तो ये आपकी किंडरगार्टन विधि होती है जहाँ पर खेल खेल में बच्चों को सिखाने की बात की जा रही है, एक स्वतंत्र वातावरण में बच्चों को सिखाने की बात की जाती है और मतलब एक्टिविटियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, ऐसी बातें किंडरगार्टन विधि में आपका जो है वो की गई थी, जो कि फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। और मॉन्टेसरी विधि में बात की जाती है कि मॉन्टेसरी विधि भी बाल केंद्रित विधि है जहाँ पर बताया जाता है कि अगर हम प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हमें बच्चों को स्वनिर्देशित व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चा खुद से ही एक्टिविटियों को करे और खुद से ही जो है वो चीज़ों को सीख जाए। और जो संवेदी प्रशिक्षण है मरिया मॉन्टेसरी उसकी बात करती है कि हमें उनकी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करना है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के माध्यम से उनको शिक्षा जो है वो हमें देनी है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से बच्चा, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो मरिया मॉन्टेसरी के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप उन्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो आप बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, ऐसा इन्वायरमेंट दे दीजिए कि हाँ वो उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से खुद से ही जो है वो चीज़ों को सीख ले। और यहाँ पर फ्रोबेल बात करते हैं क्योंकि ये खेल विधि में बात करते हैं और खेल विधि में क्या होता है कि कई सारे बच्चे मिलकर के आपस में खेलते हैं, तो ये अधिकतर बात करते हैं सामूहिकता में सिखाने की, बच्चों को सामाजिक रूप से जो है वो चीज़ों को खेल के माध्यम से, लोगों के साथ इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएं। जो कि मरिया मॉन्टेसरी की ज़्यादातर विधि है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बच्चा खुद से ही चीज़ों को करेगा और वो चीज़ों को धीरे धीरे सीख लेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ये कुछ विधियाँ हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका है जहाँ पर आपको बताया गया है कि जब हम पूर्व प्राथमिक स्तर पर देखते हैं तो हम पाठचर्या का अनुकूलन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई भी स्तर होगा, चाहे वो पूर्व प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक स्तर हो, हमें हमेशा पाठचर्या में अनुकूलन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम बच्चे का भाषाई विकास, सामाजिक या भावात्मक संयोजन, अकादमिक सीखने की जो क्षमता है उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम क्या करें कि बच्चे के हिसाब से पाठचर्या का जो है वो अनुकूलन करें। जो पाठचर्या अनुकूलन होता है वो बच्चों में एक आत्मविश्वास लाता है, सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करता है। जैसे एक हार्ड पाठ्यक्रम की वजह से कई बार मैंने आपको बताया कि बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, या फिर उनको, जैसे मान लीजिए कि आप छोटे बच्चों की क्लास में अगर ऐसा पाठ्यक्रम हो जो कि उसके लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे का जो सीखने का मतलब रेट है वो भी कम आपको दिखाई देगा। जो बच्चा अगर उसके लेवल के हिसाब से चीज़ें सिखाई जाए, फिर धीरे धीरे उसके लेवल के हिसाब से चीज़ें अप की जाएँ तो वो बहुत प्रॉपर तरीके
सीखता है, लेकिन अगर वहीं पर उसको शुरुआत में ही बहुत हार्ड सिलेबस दे दिया जाएगा या उसकी क्षमता से ज़्यादा का सिलेबस होगा तो फिर वो उसका आगे का अकादमिक जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाएंगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम क्या करें, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के पाठ्यक्रम है उसको बच्चे के हिसाब से जो है वो अरेंज करें, ताकि बच्चे में आत्मविश्वास आए, वो समझे कि मैं भी सीख सकता हूँ चीज़ों को, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे के अंदर डेवलप हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम होता है वो बच्चों के हिसाब से बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया शिक्षण रणनीतियों का अनुकूलन हम कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं वो सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो 3D मॉडल है, चार्ट है, फ्लैश कार्ड है, वीडियो वगैरह है, उनका हम इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से हम जो है इन बच्चों को अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस, सामान्य पाठ्यक्रम क्या होता है, जहाँ पर सारा पाठ्यक्रम एक जैसा हो, सारे बच्चे एक ही पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, वो सामान्य पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होता है कि जब हम बच्चे की नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उनमें परिवर्तन कर देते हैं, कुछ सामग्रियों में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो आपका होता है पाठचर्या अनुकूलन। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे पाठचर्या अनुकूलन शोरबाजी बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर जो है वो प्रदान करता है, ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना होगा वहाँ पर कि हाँ ये ट्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने सिद्धांत पूरा पढ़ लिया ना तो फिर आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। जैसे मरिया मॉन्टेसरी विधि बाल केंद्रित विधि है, ट्रू और फॉल्स। तो मैंने आपको बताया चाहे मरिया मॉन्टेसरी विधि हो, चाहे आपकी फ्रोबेल की जो विधि है किंडरगार्टन वो हो, दोनों ही विधियाँ बाल केंद्रित हैं, दोनों ही विधियाँ प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को सीखने पर जोर देती हैं। दोनों में अंतर क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जो मरिया मॉन्टेसरी की विधि थी वो स्वनिर्देशित व्यवहार की बात करते हैं कि बच्चे को स्वतंत्र वातावरण दे, वो खुद से सीख लेगा। जबकि वहाँ पे फ्रोबेल की जो किंडरगार्टन विधि है वो बात करती है कि हमें बच्चों को सीखने का अवसर देना है और साथ ही साथ सामूहिकता में बच्चों को सिखाना है, खेल खेल में बच्चों को जो है चीज़ें हमें सिखा देनी है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बाकी दोनों ही बाल केंद्रित है, दोनों ही बच्चे की प्राथमिक स्तर पर सिखाने की बात करती हैं। नेक्स्ट आपका है जहाँ पर आपका यूनिट 3 है, जहाँ पे आपको मूल्यांकन के विषय में पढ़ना है। बहुत कम टाइम में अगर आप 15-15 मिनट में अपना पूरा सिलेबस एक बार ओवरव्यू तरीके से देख ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ आपके पाठ्यक्रम में क्या है, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो मूल्यांकन का हमें अर्थ जानना है और कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं और कौन कौन से मूल्यांकन है, सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। जो आपके सिलेबस में है टिकटो आपको वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिलेबस के इतर कुछ भी नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताया जाएगा आपको। बस लास्ट तक वीडियो को देखना है और लास्ट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप जो है वो वीडियो आप किस स्टेट से देख रहे हैं, वो चीज़ें मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा ताकि पता चले कि हाँ जो है वीडियो की रीच कहाँ तक है। तो मूल्यांकन का अर्थ और क्षेत्र जो है वो आपको जानना है। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी कार्यक्रम, पाठ्यक्रम या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता और गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर हम ये जांचने के लिए मतलब जाँच करते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है वो कितना सफल रहा, जो हमने बच्चों को सिलेबस पढ़ाया, जो हमने बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान दिया, उसमें बच्चे की नॉलेज कितनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को जाँचने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने जो हमारी पूरी पाठचर्या होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो कितना प्रभावशाली रहा है और कहाँ पर उसमें सुधार की ज़रूरत है, हमारी जो पाठचर्या है उसकी गुणवत्ता कितनी है, बच्चों को कितनी फ़ायदा उससे हुआ है, कहाँ पर बच्चों को नुकसान हुआ है, ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम जो है वो मूल्यांकन करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि हम ये हासिल कर सकें या हम ये जान सकें कि हमारे अंदर या जो पाठचर्या बनाई गई विद्यालय के अंदर उसमें सुधार की जो है वो कहाँ कहाँ पर गुंजाइश है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, किसी भी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं और कहीं पे भी मॉक टेस्ट आप देते हैं, तो आप यही जानने का प्रयास करते हैं, वो एक प्रकार का इवैल्यूएशन ही होता है जहाँ पर आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग हुआ है और कौन से पोर्शन पे मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का होता है कि टीचर जो चीज़ें पढ़ा रहा है, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कोई टीचिंग मेथड यूज कर रहा है, कोई TLM यूज कर रहा है, वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली जो है वो हुआ है, बच्चों ने कितनी प्रगति कर ली है, उनके समझने का लेवल क्या है। साथ ही हम पाठ्यक्रम का करते हैं कि हमने जो पाठ्यक्रम बच्चों के लिए डिसाइड किया है, जो सिलेबस हमने बच्चों के लिए बनाया है, वो बच्चे के लिए कितना उपयोगी रहा है और वो संपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको
को कवर कर रहा है, या जो भी नॉलेज उस स्तर के बच्चों के लिए चाहिए वो उसमें उपलब्ध है या फिर नहीं है, उसका करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो करिकुलम होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड बना देते हैं, तो वहाँ पर उसको चेंज भी किया जाए। जैसे आपका ये करिकुलम है, जो आपका ये सिलेबस आया हुआ है, आप देखेंगे पिछले सिलेबस में और आपके सिलेबस में अंतर हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे यूडीएल पहले नहीं था, पहले के सिलेबस में यूडीएल नहीं था। जब हमारा बैच था तो वहाँ पे हमने यूडीएल के विषय में कोई जानकारी नहीं ली थी, तो यूडीएल को अभी रिसेंट में ऐड किया गया है इसमें। क्यों? क्योंकि पहले यूडीएल का कॉन्सेप्ट हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया, उस समय यूडीएल के विषय में इतनी चर्चाएं नहीं थी। अभी यूडीएल का कॉन्सेप्ट आया, उसे विद्यालयों में यूज किया। पहले यूडीएल जो आर्किटेक्चर होता है ना, जहाँ भवन वगैरह बनता है, वास्तुकला जहाँ पे होती है, वहाँ पर यूज किया जाता था भवन निर्माण में, लेकिन अभी इसको कैरिकुलम में यूज करने की बात की जा रही है। तो जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं तो उन अपडेट की चीज़ों को भी इसमें ऐड किया जा सके, तो उन सब चीज़ों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक का प्रदर्शन जानने के लिए कि शिक्षण विधियां हैं वो छात्र के साथ कितना जुड़ी हुई हैं, या छात्र को कितना चीज़ें समझ में आई, पढ़ाने की जो टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा प्रभावशाली हुई, इस पे करते हैं। ये संसाधन, मतलब क्या संसाधन उपलब्ध हैं, कौन कौन से और संसाधनों की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इवेल्युएशन करते हैं। और इन सारे क्षेत्रों का करते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है, कैरिकुलम कितना प्रॉपर है, अनुशासन विद्यालय में किस प्रकार से है, कौन कौन से संसाधन विद्यालय में है, कौन कौन से और चाहिए, सभी चीज़ों का इवेल्युएशन जो है वो किया जाता है। अब मूल्यांकन के प्रकार, जो आपके सिलेबस में है मैं उतना ही बता रही हूँ आपको। तो मूल्यांकन के प्रकार, यहाँ पे 2 प्रमुख प्रकार आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जब रचनात्मक मूल्यांकन कभी भी किया जा सकता है। जो पॉइंट बताया जा रहा है, अगर आप इसमें नहीं लिखा गया है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने, कि रचनात्मक मूल्यांकन हम एनी टाइम कर सकते हैं। कोई बच्चा हमारे विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहा है तो हम वहाँ पर पहले चेक करेंगे कि बच्चों को कितना आता है या उसका लेवल क्या है। बच्चों को मैंने 1 महीना पढ़ाया, मैं फिर चेक करूँगी कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों ने कितना सीख लिया है। बच्चों को मैंने 6 महीना पढ़ा दिया, मैं फिर से टेस्ट लूँगी और ये चेक करूँगी कि 6 महीने में बच्चे ने कितना सीखा हुआ है। तो रचनात्मक मूल्यांकन कभी भी किया जा सकता है, और रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। जब जो बच्चा सीख रहा है उस प्रक्रिया के दौरान हम रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि हम छात्रों की प्रगति को जान पाएँ, उनकी प्रगति की निगरानी कर पाएँ। अगर उनके सीखने में कोई कठिनाई आ रही है तो उन कठिनाइयों की हम पहचान कर पाएँ और साथ ही साथ उनकी कठिनाइयों को दूर कर सके। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका मेन लक्ष्य होता है कि अगर बच्चे में कोई समस्या आ रही है, सीखने संबंधित कोई भी दिक्कत बच्चे में है, तो हम उसे ऑन द स्पॉट चीज़ों को ठीक कर सके। जैसे अब बच्चा लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, तो अब सीखने के दौरान उसे कई बार कई समस्याएं आएंगी। जैसे मान लीजिए 1 यूनिट टीचर ने पढ़ाया, अब उस 1 यूनिट को पढ़ाने के बाद क्या होता है कि टीचर टेस्ट लेता है और देखता है कि करीब 50% बच्चे ही उस यूनिट को समझ पाए हैं, और टेस्ट लेने के बाद टीचर को समझ आता है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो टीचर क्या करेगा, उसे दोबारा से पढ़ा देगा। तो टीचर ने इसे उनका मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया हुआ है कि मैं अपने बच्चों में सुधार लाऊंगा, मैं इस यूनिट को बच्चों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैं बार बार टेस्ट के माध्यम से ये जानूंगा कि बच्चे में कहाँ कमी है, या व्यक्तिगत रूप से जान पाऊँ कि कौन सा बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, कौन सा तेज गति से सीख रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान, वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। एग्जाम्पल मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, आप फर्स्ट ईयर में मान लीजिए है तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जैसे अगर एक आपकी मदर है वो खाना बना रही हैं, तो वो कई बार क्या करती हैं कि खाना बनाते वक्त जो मान लीजिए उन्होंने सब्जी बनाई, तो सब्जी को जैसे सब्जी बन रही है अभी, तो उसको एक बार थोड़ा सा निकाल करके वो नमक को टेस्ट कर लेती हैं कि हाँ इसमें नमक वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, या मिर्च वगैरह है कि नहीं है। तो ये क्या है, क्योंकि अभी वो सब्जी पक रही है ना, तो इसी प्रक्रिया के दौरान जब वो चीज़ें बन रही होती हैं तभी हम वो जांचने के लिए कि ये प्रॉपर तरीके से चीज़ें हैं या फिर नहीं है, उसमें कोई कमी है, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो हम मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरा आपका है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि यह सीखने की अवधि के अंत में किया जाता है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया, रचनात्मक मूल्यांकन के जरिए आपकी कठिनाइयों को भी जान लिया गया। अब लास्ट में आपको ग्रेड देने के लिए, आपको लेबलिंग करने के लिए आपका कि आप क्लास में कौन से स्थान पे आ रहे हैं या आप कितने % चीज़ों को बेहतर कर पा रहे हैं, इसके लिए जो मूल्यांकन होता है तो वो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। जैसे अभी आप लोग जो
पेपर देने जा रहे हैं वो योगात्मक मूल्यांकन है। उसके बाद आपको ग्रेड दिया जाएगा, आपको अंक दिया जाएगा, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो उसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का अगर 70% आ गया तो फिर वो 70% आ ही गया है, फिर आप उसमें कोई सुधार नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई ऐसा मूल्यांकन हो जहाँ पर हम सीखने की प्रक्रिया के अंत में करें, जिसका उद्देश्य आपको ग्रेड देना हो, मार्क्स देना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देंगे आप, जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसे हम कहते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन। मतलब बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसे हम रचनात्मक कहते हैं। और योगात्मक होता है जब हम सीखने का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने पूरा सीख लिया है, अब ये जानने के लिए कि वो किस लेवल पे आ रहा है, एवरेज बच्चा है, गॉड गिफ्टेड बच्चा है, किस लेवल पर वो बच्चा आ रहा है, तो उसको जानने के लिए जो मूल्यांकन होता है ये योगात्मक होता है। तो यहाँ पर अंतर भी दिया गया है, मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सुधार करना, निगरानी, प्रगति की निगरानी करना, कितना सीखा है, जबकि योगात्मक का उद्देश्य होता है अंतिम निर्णय लेना कि उसका लेवल क्या है। समय की बात करते हैं तो ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जबकि योगात्मक मूल्यांकन सीखने की अवधि के अंत में किया जाता है। प्रक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन में हम तत्काल और सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाते हैं, जबकि योगात्मक में हम अंतिम ग्रेड या स्कोर जो है वो जारी करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का फोकस प्रक्रिया और सुधार होता है कि हम प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझेंगे और उसमें जहाँ पर सुधार की जरूरत होगी वो करेंगे। और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है परिणाम और उपलब्धि के। अब बच्चों को हमें परिणाम देना है, उनकी उपलब्धियों को जानने के लिए हम जो इवैल्यूएशन करते हैं वो योगात्मक होता है। यहाँ पर शिक्षण को समायोजित करने के लिए होता है कि जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रियाएँ हैं उसमें हम जो चीज़ें अनुकूलित हो सकती हैं उसको करने के लिए करते हैं, जबकि यहाँ पर प्रमाणन और रिपोर्टिंग होता है कि अब हम यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह देते हैं योगात्मक में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपसे पूछा भी जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है मूल्यांकन के और भी आपके प्रकार दिए गए हैं, जहाँ पे आपसे दिया गया है ज्ञान आधारित मूल्यांकन और एक आपका भाषा आधारित मूल्यांकन। सिलेबस खोलेंगे तो आपको 3.3 में ये दिया गया है ज्ञान और भाषा के आधार पर मूल्यांकन। तो ज्ञान आधारित मूल्यांकन क्या होता है, जो मुख्य रूप से छात्रों के ज्ञान, तथ्यों और सूचनाओं और अवधारणाओं की समझ का आकलन करने के लिए होता है। जैसे ज्ञान आधारित मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब आपसे ये जानने के लिए कि आपने चीज़ों का कितना बेहतर तरीके से तथ्यों को याद रखा है या जो कॉन्सेप्ट है उसका आकलन, मतलब वो कितना अच्छे से आप समझ पाए हैं, इसके लिए जो मूल्यांकन होता है वो ज्ञान आधारित होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो जो बच्चा जानता है वो बता पाएगा, उसको ज्ञान है तो वो बता पाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है राजधानियों के विषय में तो वो बता पाएगा। तो जो ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर इसे हम क्लोज एंडेड भी कहते हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर क्या है कि एक ही आंसर हो और बच्चे को अगर तथ्यों के बारे में, जानकारियों के बारे में, कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है तो वो बता पाएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। एक आपका होता है भाषा आधारित मूल्यांकन। तो भाषा आधारित मूल्यांकन क्या होता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं कि बच्चे को उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है या कितनी समझ बच्चे की डेवलप हुई है। ठीक है, दूसरा है अभिव्यक्ति के लिए हम करते हैं, और उसकी समझ और संचार क्षमता के आकलन के लिए हम जो करते हैं उसमें हम भाषा आधारित करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। भाषा आधारित का मतलब क्या है, जैसे लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन क्या है, वो आपकी भाषा को समझने के लिए, आपकी उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी समझ को समझने के लिए जो है वो इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे आपसे पूछा गया कि बताओ बच्चे के विकास में माता पिता की भूमिका को बताओ। अब आपको अगर समझदारी है, आपने, अब वो तो सब जानते हैं कि बच्चे के विकास में माता पिता की अहम भूमिका होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से माता पिता किस प्रकार से बच्चे की भूमिकाएं निभाते हैं अपने बच्चे के विकास में, वो अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से समझा पाओगे सामने वाले को। और ये क्या होता है, ओपन एंडेड होता है। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूँ कि आप बताइए कि आपके विकास में माता पिता का क्या योगदान है, तो फिर आपका जवाब अलग होगा। दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि आप बताइए आपके विकास में माता पिता का योगदान क्या है, प्रश्न सेम है, मैंने आपसे भी वही प्रश्न किया, सामने वाले से भी वही किया, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी जो है नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाया और फिर उसका जवाब दिया है। ठीक है, और आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे, सेम प्रश्नों के जवाब के लिए आपकी लैंग्वेज कुछ अलग होगी और सामने वाले की लैंग्वेज कुछ अलग होगी। तो जो ऐसा इवैल्यूएशन होता है जहाँ पर हम बच्चे की भाषा को समझने के लिए, बच्चे के संचार कौशल को समझने के लिए, बच्चे की अभिव्यक्ति कौशल को समझने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो आपका भाषा आधारित मूल्यांकन होता है।
ठीक है। तो अगर आपसे ज्ञान आधारित मूल्यांकन में एग्जाम्पल पूछा जाए कि इसके एग्जाम्पल बताओ, जैसे आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि बताओ समावेशी शिक्षा सालमान का सम्मेलन का परिणाम है, ट्रू और फॉल्स। अब अगर जिन बच्चों को सालमान का सम्मेलन पता होगा वो बताएंगे कि हाँ ये सही है कि गलत, नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे, आपके ज्ञान का इवैल्यूएशन हो रहा है। तो आप ये क्या है, क्लोज एंडेड है, उसका केवल एक ही आंसर है, ट्रू और फॉल्स, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, इधर कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज एंडेड होते हैं, यहाँ पर आपके ज्ञान को चेक करने किया जाता है। और ये भाषा आधारित जो होता है ना, वो ओपन एंडेड होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जो आपकी नॉलेज है, देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका पसंदीदा फूड क्या है, तो आप उसके मल्टीपल आंसर दे सकते हैं। या आप वही सेम क्वेश्चन मैं किसी और से पूछूं तो वो मल्टीपल आंसर दे सकता है, वो किसी और तरीके से उसको अभिव्यक्त कर सकता है, आप किसी और तरीके से उसे अभिव्यक्त करेंगे, आपकी लैंग्वेज कुछ और होगी, सामने वाले की कुछ और होगी। तो ये क्या है, भाषा आधारित है। तो दोनों में अंतर है, दोनों को अच्छे समझिएगा। और ये कई बार पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ज्ञान आधारित जो होता है उसका फोकस होता है कि बच्चों को तथ्य कितना पता है, बच्चा सूचनाओं के विषय में कितना जानता है, दूसरा है बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो इसके आधारित जो मूल्यांकन होता है, उसको जांचने के लिए जो मूल्यांकन होता है वो ज्ञान आधारित है। एग्जाम्पल में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके ज्ञान को चेक करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। भाषा आधारित मूल्यांकन क्या होता है कि भाषा के विषय में या जो भी पार्टिकुलर आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उसकी लैंग्वेज के विषय में आप कितना जानकार हैं, उसका किस प्रकार से आप उपयोग कर पा रहे हैं, आप किस प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं, आपकी समझ उस कॉन्सेप्ट पर कितना है, ये जांचने के लिए होता है। ये मापता है कि बच्चे क्या जानते हैं, मतलब ये ज्ञान को मापता है। जबकि भाषा आधारित मापता है कि बच्चे कैसे संवाद करते हैं, उनका अभिव्यक्ति किस प्रकार से बच्चे की है, ये जांचता है आपका भाषा आधारित। उदाहरण में जैसे परिभाषाएं हो गई, तिथियां हो गई, कोई सूत्र हो गया, ठीक है, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, रिक्त स्थान हो गए, ये सारे सब कुछ आपके किस में आते हैं, ज्ञान आधारित में। भाषा आधारित में आता है जब आप निबंध लिखते हैं, कोई सारांश आपको लिखने के लिए कहा जाए, कोई वाद विवाद हो, तो इस तरह से जैसे आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे क्या हैं, आपके भाषा आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसमें हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपके और भी, ऐसा नहीं है कि यूनिट 4 नहीं है, यूनिट 4 भी है, बट यूनिट 4 मैंने आपको बताया ना, वो आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। जैसे 4.1 में दिया है छोटे बच्चों की शिक्षा में माताओं की भूमिका। ठीक है, जो छोटे बच्चे श्रवणबाधित बच्चे हैं उनकी शिक्षा में माता पिता की क्या भूमिका है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी समझ पर, वो आपकी भाषा और आपकी समझ कितनी है उस सब्जेक्ट पर, वो डिपेंड करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में नहीं बनेंगे, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए प्रश्न होते हैं। तो लॉन्ग टाइप के लिए तो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। हाँ, इसमें जो वर्ड आए हैं, जैसे समावेशी शिक्षा एक वर्ड आया है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जो वर्ड इसमें आए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट टाइप के, वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। बट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यूनिट 4 से, तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगला है आपका यूडीएल के विषय में। बाकी अगर आपको चाहिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के विषय में, आप यूनिट 4 भी पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करिएगा इसको। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है इसमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। यूडीएल का पूरा नाम क्या है, तो इसे हम यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कहते हैं। यूनिट 5 है आपका ये, ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो यूडीएल सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म तो 100% पूछा जाएगा, 1 नंबर तो आप मुझसे लेकर के जाइए। अगर आपने ये रट लिया ना तो समझिए 1 नंबर आपका पक्का है। यूडीएल, जिसे हम यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कहते हैं, ये क्या है यूडीएल? यूडीएल एक रूपरेखा होती है। सबसे पहले कुछ वर्ड आप समझिए। सबसे पहले आप इंक्लूसिव एजुकेशन समझिए, जिसे आप समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समावेशी जिसे आप कहते हैं वो आप समझिए, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। समावेशी शिक्षा या समावेशिता क्या होती है? समावेशिता होती है कि जब हम बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से उनको क्लासरूम में या शिक्षा विधि में शामिल करते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा होती है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना चाहें तो ऐसा समझिए कि आपके घर पे कोई आता है और आप उसके हिसाब से, जो सामने वाला आपके घर पे आया है, आप उस व्यक्ति के हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को अरेंज कर देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे वो सुबह उठ करके, अगर वो चाय पीने वाला व्यक्ति है और आप लोग 10 बजे तक सोने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी आप उनके लिए उठते हैं, सुबह चाय बनाते हैं, उनको देते हैं। तो ये क्या है, आप समावेशिता अपना रहे हैं। वो गर्म पानी से नहाते हैं, आपके सारे घर वाले ठंडे पानी से नहाने वाले इंसान हैं, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति गर्म पानी से नहाता है तो आपने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है कि आपने गर्म पानी की व्यवस्था की रखी है, गीजर लगा रखा है उनके लिए। तो जब ऐसा समावेशन हो जहाँ पर हम सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करें, तो वो आपका होता है समावेशिता। एक वर्ड है आपका इसमें विविधता।
अब मैं दिया है 5.2 में विविधता की अवधारणा बताओ। तो विविधता का मतलब होता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस सब में पाए जाते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनकी सोचने की, समझने की, रहन सहन, वेशभूषा अलग अलग होती है, अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग जाति होती है। हमारे भारत में तो विविधताओं का देश ही है हमारा भारत। तो ये विविधता है कि जब अलग अलग तरह की विचारधारा, अलग अलग तरह के लोग जो है होते हैं किसी विशेष समुदाय या उसमें, तो वो विविधता कहलाती है। तो समविविधता क्या करती है, इस विविधता का ही सम्मान करती है, क्योंकि लोग अलग हैं, उनकी क्षमता अलग है, उनकी आवश्यकता अलग है। तो समविविधता क्या करती है, इन सब को अपनाती है, और सिर्फ अपनाती नहीं है, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती है। तो जब एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम हो जहाँ पर हम सामने वाले को, या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उन सबको अपनाए भी, साथ ही साथ उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें, तो वो समविविधता होती है। तो यूडीएल क्या करता है, यूडीएल समविविधता में लागू एक आपका अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है, जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसका अर्थ अगर हम समझते हैं, यूडीएल एक रूपरेखा होती है जो सीखने की विविधता को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि बच्चे की आवश्यकता अलग है, वो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीख रहा है। तो उस बच्चे की सीखने की जो विविधताएं हैं, उनको जो है वो संबोधित करने के लिए एक डिज़ाइन बनाया गया, जिसे हम यूडीएल कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सारे बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान किया जा सके, चाहे उनकी क्षमताएं या शैलियाँ कुछ भी हो, हर बच्चा प्रॉपर तरीके से सीख सके, उसको किसी प्रकार की सीखने में कोई समस्या ना आ रही हो। इसी के लिए एक मॉडल डिज़ाइन किया गया, एक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे हम यूडीएल कहते हैं। यह एक आकार सभी के लिए दृष्टिकोण की बजाय लचीलापन प्रदान करती है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करती है जहाँ पर आने वाला हर बच्चा प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख सके। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन वगैरह गए होंगे, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि कैप्शनिंग भी होती है, बोलते भी रहते हैं रेलवे स्टेशन पर, रैंप की व्यवस्था होती है, सीढ़ियों की व्यवस्था होती है, लिफ्ट की व्यवस्था होती है। मतलब वो एक यूडीएल अप्रोच पर डिज़ाइन किया गया है कि आने वाला हर व्यक्ति जो है वहाँ की हर चीज़ को समान रूप से जो है वो चीज़ों को यूज कर पाए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ऐसे ही यूडीएल होता है कि क्योंकि वो जानता है कि सीखने वाला जो है वो मल्टीपल टाइप का लर्नर होगा। कोई लिखकर सीखेगा, कोई बोलकर सीखेगा, मतलब कोई सुनकर सीखेगा, कोई ऐसा होगा जो वीडियो कैप्शनिंग के माध्यम से सीखेगा, कोई ऐसा होगा जिसे साइन लैंग्वेज पसंद होगी, कोई ऐसा होगा जो ब्रेल से सीखेगा। तो मतलब सीखने वाले की ज़रूरतें अलग अलग होगी। तो उन सभी की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को डिज़ाइन करना, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर तरीके से एक ही इन्वायरमेंट में हर बच्चों को हर सुविधाएं मिल सके। यही दृष्टिकोण, यही उद्देश्य लेकर के यूडीएल चलता है। अगर हम यूडीएल की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो आप यहाँ छोटा सा ध्यान रखेंगे, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। यूडीएल की जो उत्पत्ति है वो आपकी कहाँ से मानी जाती है, वो आपकी वास्तुकला से मानी जाती है। जैसे हम कोई भवन बनाते हैं, ठीक है, वास्तुकला से मानी जाती है। तो वास्तुकला से मानने का मतलब है कि जब यूडीएल का अप्रोच ना पहले जो भवन निर्माण वगैरह होते थे वहाँ पर लगता था। जैसे आप कभी गए होंगे किसी मॉल वगैरह में गए होंगे, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती हैं, लिफ्ट भी होते हैं, ठीक है, रैंप भी की व्यवस्थाएँ भी होती हैं। तो वहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए व्यवस्थाएं जो है वो की जाती हैं। वहाँ पर आप वेस्टर्न बाथरूम भी देखेंगे, इंडियन बाथरूम भी वहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो कस्टमर आ रहा है, जो कस्टमर आएगा वो अलग अलग तरह के होंगे। तो हम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि आने वाला हर कस्टमर हमारे यहाँ, हमारे इस जो बिल्डिंग बनी है इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। इसके लिए जो है ये पहले जो वही आपका आर्किटेक्चर होता था वहाँ पर यूज किया जाता था, भवन निर्माण वगैरह में ये यूज किया जाता था। फिर इसको ना शिक्षा में अपनाया गया कि जैसे हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं, किसी भवन को बनाने में हम यूज करते हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए आसानी से यूज कर पाए, क्यों ना इसे हम शिक्षा में लाए। तो इसे एजुकेशन में लाया गया और ये कोशिश की गई कि हर आने वाला जो व्यक्ति है वो प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को जो है वो यूज कर पाए, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज कर पाए। इसके लिए हम मल्टीपल टाइप के टीचिंग लर्निंग मटेरियल रखें। हम पढ़ाने का तरीका जो मतलब शिक्षक जो विधि अपना रहा है उसको हम मल्टीपल तरीके से बच्चों को हम चीज़ें बच्चे के सामने पेश करें, ताकि जो बच्चा जैसे समझ सकता है वैसे वो समझ पाए। तो इसीलिए आपका यूडीएल आपका आया हुआ है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि सभी को सीखने के अवसर मिल सके, सब हर व्यक्ति अपनी शैली, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी चीज़ों को पूरा कर पाए, उसके हिसाब से वो सीख सके। पाठ्यक्रम को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सके, ताकि आने वाला हर बच्चा चीज़ों को समझ पाए, उनकी सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता और नियंत्रण जो है वो प्रदान किया जाए। यही इसका उद्देश्य था। आवश्यकता यही थी कि हम विविधता और समवेशन को जो है वो सम्मान दे सके, इसी के लिए आपका ये आया हुआ है।
इसके कुछ सिद्धांत हैं, 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं यूडीएल का, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान रखते हैं, मतलब जो प्रतिनिधित्व है उस पर ध्यान रखते हैं कि हमें क्या प्रस्तुत करना है। जैसे जानकारी को हम विभिन्न तरीकों से जो है वो प्रस्तुत करते हैं। जो भी जानकारियां हैं उसको हम मल्टीपल तरीके से बच्चे के सामने जो है वो प्रस्तुत की जाती है। जैसे हम अगर बात करते हैं कि हम बच्चों को जो है देख करके भी सीखने का, सुन करके भी सीखने का, कर करके सीखने का, सभी तरह के हम बच्चों को जो है वो सुविधाएं देते हैं। हम ऑडियो रूप में भी चीज़, जैसे कोई हमें जानकारी देनी है तो मैं ऑडियो रूप में भी दूँ उसको, उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँ, उसके चित्र के रूप में भी उन चीज़ों को समझाऊँ कि आने वाला हर बच्चा अलग अलग तरीके का है, तो जिस बच्चे को जैसे समझ में आएगा उस हिसाब से वो चीज़ों को समझ लेगा। तो पहला सिद्धांत यही होता है कि ये आपका ये मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन का मौका देता है कि बच्चे के सामने मल्टीपल तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी और बच्चा जिस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहेगा वो उस तरीके से समझ लेगा। अगर वो मतलब ऑडिटरी लर्नर होगा, सुनकर सीखने वाला लर्नर होगा तो वहाँ से सीख लेगा। अगर वो लिख करके या चीज़ों को नोट्स के रूप में इकट्ठा करके सीखने वाला होगा तो वहाँ से सीख लेगा। मतलब उसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम अलग अलग तरह से उसको मल्टीपल तरीके की चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। बच्चा जिस तरीके की आवश्यकता बच्चे की होगी उस तरीके से वो चीज़ों को सीख लेगा। दूसरा, हम एंगेजमेंट का उसको मल्टीपल तरीके देते हैं कि हम जैसे चीज़ों को नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, फिर मतलब ऑडियो के रूप में प्रस्तुत करें, वीडियो के रूप में प्रस्तुत करें। मतलब बच्चे के सामने हम किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल तरीके अपनाएंगे कि बच्चे का जिस क्षेत्र में रुचि होगा, जिस तरीके से वो सीख सकता है उस तरीके से वो चीज़ों को सीखेगा। जैसे हम लिख कर भी बच्चों को समझा रहे हैं, साथ ही साथ हमने कोई कार्यक्रम नाटक वगैरह के माध्यम से हमने समझा दिया, कोई सेमिनार या वाद विवाद प्रतियोगिता बच्चे की करवा दी। मतलब अलग अलग तरह के हमने बच्चों को उसमें अपनी गतिविधियों में शामिल करने के लिए मैंने बच्चों को अलग अलग तरीके दिए। तो ये कहलाता है मल्टीपल मीन्स ऑफ जो है इंगेजमेंट, जहाँ पर हमने बच्चों को खुद के अपनी अधिगम लर्निंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनेक तरीके बच्चों को जो है वो प्रदान किए हैं। इसमें हम वाद विवाद करवा सकते हैं, नाटक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग तरह के तरीके हम बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो बच्चा जो है वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व हो सके। और लास्ट आपका होता है क्रिया और अभिव्यक्ति। अब जैसे हमने बच्चों को हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चे के अलग अलग तरह से बच्चों को चीज़ें समझाई कि वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से या बोल करके, फिर लिख करके, जैसे ही पॉसिबल था अलग अलग तरह की चीज़ें के माध्यम से मैंने बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझाया। दोबारा क्या है कि बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के तरीका जो है अपनी शिक्षण विधियों में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग तरह की तकनीकी भी अपनाई, नाटक करवाया, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई, ये सारी चीज़ें दी, बच्चे ने चीज़ों को सीखा समझा। लेकिन अब तीसरा सिद्धांत इसका कहता है कि आप बच्चे को क्या दें, उसकी अभिव्यक्ति करने का उसको मल्टीपल तरीका दे। आपने चीज़ों को समझाने के मल्टीपल तरीके दिए, आपने अपनी लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए आपने मल्टीपल तरीके दिए। अब आप क्या करें कि उस लर्निंग प्रोसेस में बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप मल्टीपल तरीके दें। जैसे अगर हम बात करते हैं तो अब हर बच्चा, जैसे आपने टेस्ट लिया, बच्चों को आपने अच्छी तरह से पढ़ाया, बहुत सारे तरीके अपना के पढ़ाया, बच्चे ने सीखा भी खूब। आपने बच्चे की रुचि जागृत करने के लिए अपनी लर्निंग प्रोसेस में उसके लिए मल्टीपल तरीके दिए, बच्चा बिल्कुल एनर्जेटिक भी हो गया, सीख लिया हर चीज़। लेकिन अगर आप बच्चे को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके नहीं देंगे तो फिर बच्चे का सीखा हुआ ज्ञान कि बच्चे ने कितना सीखा है वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपका ये सिद्धांत कहता है कि आप बच्चे को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, बच्चे ने जो सीखा है उसे वो आपको बता सके, इसके लिए भी आप मल्टीपल तरीके बच्चे को दो। मतलब अगर बच्चा बोल करके बता पा रहा है, मौखिक रूप से आप वो बता सकता है कि मैंने ये चीज़ें सीखी है, मूल्यांकन आप इस तरीके से करिए, मैं मौखिक रूप में अच्छे जवाब दे पाता हूँ, उसकी अभिव्यक्ति अच्छी है तो आप वैसे लीजिए। कोई बच्चा ऐसा होता है जो बोल कर तो नहीं बता पाता लेकिन वो लिख करके अपनी बातों को अच्छे से बता सकता है, उसने कितना सीखा है, तो आप उसके तरीके उसको दो। कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोल और लिख नहीं पा रहा है, सपोज करिए नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई नाटक के माध्यम से या कोई ऐसी गतिविधियों के माध्यम से जब आप उसे पूछते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं जहाँ पर होती हैं तो वो अचानक से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाता है। तो आप उसको, बच्चे को अपनी बातों को रखने का, मूल्यांकन करने के भी आप मल्टीपल तरीके बच्चों को दें कि अगर वो लिखने का, बोल कर या चित्र बनाकर, प्रदर्शन करके जैसे भी वो उत्तर दे सकता है अपने प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का, उस तरह से आप उसको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो है वो आप उनको बताएं। जैसे आप विभेदित अनुदेशन पढ़ते हैं ना, उस तरीके से कि हर बच्चे की आवश्यकता
क्षमता अलग होती है और हर बच्चे का कैपेसिटी भी अलग होती है। कोई ऐसा होता है जो बोल अच्छा पाता है, कोई ऐसा होता है जो लिख अच्छा पाता है, कोई ऐसा होता है कि जो ड्राइंग वगैरह अच्छा कर लेता है। तो जो जैसे अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को एक्सप्रेस कर सकता है, आप वो सारे तरीके बच्चों को जो है वो प्रदान करें, ताकि जब आप फीडबैक ले रहे हैं बच्चों का तो बच्चों को मल्टीपल तरीके मिले अपनी बात को सामने रखने के लिए। तो ये 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पहला होता है कि हम उसे मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन का मौका देते हैं, कि बच्चा अलग अलग तरह से हम बच्चों को जानकारियाँ देते हैं। दूसरा होता है कि अपनी जानकारियों में, अपने पढ़ाने के शैलियों में बच्चों को शामिल करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, बच्चे की रुचि जागृत करने के लिए कि वो हमारे साथ जुड़ पाए, हमारे साथ इंगेज हो पाए हमारी एक्टिविटियों में, उसके लिए हम बच्चों को मल्टीपल तरीके देते हैं। तीसरा होता है कि हम बच्चों को एक्सप्रेस करने का, जो उन्होंने सीखा है उसको अभिव्यक्त करने का भी मल्टीपल तरीका देते हैं। तो ये 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगला है यूडीएल आधारित योजना की आवश्यकता क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं। हर बच्चे की सीखने की शैली अलग है, हर बच्चे का सोचने समझने का बौद्धिक स्तर अलग है। तो हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा अप्रोच अपनाएं कि हमारे पास मल्टीपल तरीके हों चीज़ों को समझाने का, मल्टीपल तरीके हो इवैल्यूएशन का, मल्टीपल तरीके हो बच्चों को खुद के साथ जोड़ने के लिए। इसके लिए जो यूडीएल है वो आवश्यक होता है। चलिए, तो यूडीएल जो है उसमें और पारंपरिक जो मूल्यांकन होते थे उसमें क्या डिफरेंस होते हैं ये हमें जानना है। तो आप जानते हैं यूडीएल जैसे मूल्यांकन क्या होता है, समझ का प्रदर्शन होता है। तो जो पारंपरिक तरीका था वो पेन पेपर टेस्ट पे था, जबकि यूडीएल कहता है कि हमारे पास मूल्यांकन के मल्टीपल तरीके हैं। बच्चा लिख कर सकता है, बोल कर सकता है, कोई परियोजना पे कर सकता है, कोई कृति बना सकता है। मल्टीपल तरीके मतलब समझ का ही प्रदर्शन करने का। जहाँ पर पारंपरिक तरीका केवल पेन पेंसिल की बात करता है, वहाँ पर यूडीएल जो है वो मल्टीपल तरीका देता है बच्चों को चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। जो आपका लचीलापन की बात करते हैं, क्योंकि मूल्यांकन में लचीलापन होता है, तो यूडीएल जो है वो आपके लचीलापन होता है वो ज़्यादा प्रदान करता है, जबकि जो आपका इवैल्यूएशन का पारंपरिक तरीका होता है वहाँ पर सीमित जो है वो विकल्प दिए जाते हैं। प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो जो आपका पारंपरिक तरीका वहाँ पर ग्रेड की बात की जाती है, जबकि ये कहता है कि प्रक्रिया के दौरान निरंतर और विविध तरीके से जो फीडबैक है वो दिया जाए। इसमें मानकीकृत प्रारूप होता है, एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि बस यही है, इसी के बेस पे सबको आगे बढ़ना है। जैसे आपका स्टैंडर्ड है वो सबके लिए फिक्स है कि उसी के बेस पर आपको बढ़ना। हो सकता है कोई बच्चा जो वहाँ पर 2 घंटे का पेपर हो रहा है उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वही टीचर के सामने बैठा दिया जाए तो वो टीचर को अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकता है। ठीक है, हो सकता है उसकी लिखावट अच्छी ना हो लेकिन उसके एक्सप्रेस करने का तरीका अच्छा हो। तो मूल्यांकन जो पारंपरिक तरीका है हमारा वो मानकीकृत रूप पे है, जबकि यूडीएल जो है वो विभिन्न तरीकों से बच्चे के इवैल्यूएशन का प्रारूप जो है वो मूल्यांकन सामग्रियाँ जो है वो प्रदान करता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे यूडीएल के लाभ भी हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा। तो 1 घंटे में आपका ये कंप्लीट रिवीजन करवा दिया गया है। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा कि जहाँ पर आपको 1 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस आपकी नज़रों से एक बार जो है वो गुजर जा रहा है। इस वीडियो को देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट आप जरूर करिएगा। मैंने कभी नहीं कहा आप कमेंट करिए, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि लास्ट पेपर के समय आपको कितनी हेल्प मिली है इस वीडियो के वो मुझे समझ में आ सके। मिलेंगे नए वीडियो में, फिर से सेकंड ईयर में मिलेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बच्चा मुझे फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ता हुआ मिले। हम फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ सेकंड ईयर में। आप इसी चैनल से जुड़े रहिएगा। सेकंड ईयर में पूरी हेल्प आपकी जो है वो की जाएगी।